भारत दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक जनसंख्या के रूप में हमारा अपने ग्रह यानी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। यह हमारी जनसंख्या का आकार है। लेकिन यदि हम पृथ्वी पर अपनी इस जनसंख्या के प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा देश कितना भीड़ भाड़ वाला है, यानी देश में जनसंख्या घनत्व कितना है। इस वीडियो में हम उन विभिन्न तरीकों के बारे में समझेंगे जिनसे हम लोगों की भीड़ का अनुमान लगा सकते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र पर उसके प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की भीड़ को पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग मील या प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या होता है। अब किसी स्थान की जनसंख्या बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक हो। उदाहरण के लिए मुंबई की जनसंख्या लगभग 20 मिलियन है, लेकिन यह दिल्ली की तुलना में, जिसकी जनसंख्या लगभग 32 मिलियन है, इसकी तुलना में कहीं अधिक भीड़ भाड़ वाला स्थान है, क्योंकि मुंबई में जनसंख्या घनत्व 25,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में यह मात्र 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब यदि कोई क्षेत्र अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला हो जाता है, जैसा कि हमने मुंबई के मामले में देखा, तो वहाँ भूमि, जल, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे इसके कारण वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं सामान्य रूप से उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका अंततः पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इन प्रभावों की निगरानी करके हम उस क्षेत्र में जीवन की दशाओं और पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे प्रदूषण को कम करने के लिए उचित अपशिष्ट निपटान और उचित स्वच्छता उपायों को अपनाना, या लकड़ी और कोयले के बजाय सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। इसका मतलब यह है कि किसी स्थान का जनसंख्या घनत्व हमें न केवल उस स्थान की जनसंख्या की स्थिति के बारे में बताता है, बल्कि हमें प्राकृतिक संसाधनों और वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर उसके प्रभाव के बारे में भी बताता है, और यह भी बताता है कि नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किसी विशेष कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं है। अब दिल्ली और मुंबई जैसे स्थानों के जनसंख्या घनत्व को इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को गिनकर मापा जा सकता है, लेकिन जब हम सब कुछ भौतिक रूप से गिनने का प्रयास करते हैं तो कई बार हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे सोचिए कि यदि आपसे भारत में मौजूद सभी बाघों की संख्या गिनने के लिए कहा जाए तो आप यह कैसे करेंगे? यह काफ़ी कठिन और समय लेने वाला कार्य है, साथ ही बेहद खतरनाक भी है। इसलिए बाघों की संख्या गिनने के लिए हम एक अप्रत्यक्ष तरीके का उपयोग करते हैं, और उन्हें जंगल में खोजने के बजाय हम उनके पंजों के निशानों को ट्रैक करते हैं। प्रत्येक बाघ के पंजे का निशान अलग होता है, और विशेषज्ञ इन पंजों के निशानों का अध्ययन करके यह पता लगा सकते हैं कि वह किस बाघ का है, और इस प्रकार उनकी संख्या गिन सकते हैं। पंजों के निशानों का विश्लेषण या तो उनकी तस्वीर लेकर या कांच की प्लेट पर उन्हें अंकित करके किया जाता है, और फिर बाघ की पहचान करने के लिए उनका गहन अध्ययन किया जाता है। लेकिन बाघों की संख्या गिनने का यह तरीका अशुद्ध परिणाम मिलने के कारण विफल हो गया, क्योंकि अधिकांश बार पंजों के निशान किसी जंगली जानवर द्वारा कुचल दिए जाने के कारण या तो नष्ट हो जाते थे, या एक ही बाघ के पंजों के निशान को गलती से कई बार गिन लिया जाता था। इसलिए अब बाघों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक नए तरीके का उपयोग किया जाता है, जिसे कैमरा ट्रैप कहा जाता है। इस विधि में एक विशेष क्षेत्र में 2 कैमरे लगाए जाते हैं और उन्हें कुछ महीनों के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक कैमरे से एक अवरक्त किरण निकलती है, जैसा कि यहाँ एक बिंदीदार रेखा के रूप में दर्शाया गया है, और जब भी कोई बाघ इस अवरक्त किरण को पार करता है, यानी इस किरण के मार्ग को बाधित करता है, तो ये कैमरे उस बाघ की तस्वीर लेने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। जैसे यह एक कैमरा ट्रैप से ली गई एक बाघ की वास्तविक तस्वीर है।
अब इस तस्वीर की मदद से विशेषज्ञ बाघ की इन धारियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक बाघ के शरीर पर ये धारियां ठीक उसी तरह विशिष्ट होती हैं जैसे हमारी उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इसलिए इन धारियों की मदद से वैज्ञानिक बाघ की पहचान कर सकते हैं और उस विशेष क्षेत्र में मौजूद सभी बाघों की गिनती कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी प्रजाति के जनसंख्या घनत्व को समझने के लिए केवल उस प्रजाति के प्रत्येक जीव को गिनना पर्याप्त नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक बगीचा है जहाँ यह बरगद का एक विशाल वृक्ष है और इस वृक्ष के नीचे गाजर घास के बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि लगभग 1000 छोटे छोटे पौधे हैं। गाजर घास के पौधे कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। अब यहाँ भले ही बरगद का केवल एक वृक्ष है, लेकिन गाजर घास के इन ढेर सारे पौधों की तुलना में इस अकेले विशाल बरगद वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गाजर घास के ये पौधे इस विशाल बरगद वृक्ष की तुलना में बहुत छोटे हैं। इसलिए इस मामले में वृक्षों या पौधों की संख्या गिनने के बजाय अधिक व्यवहारिक तरीका प्रति इकाई क्षेत्रफल में उनके बायोमास यानी जैव भार को मापना है, जिसका मतलब उनके कुल द्रव्यमान से है। यहाँ स्पष्ट रूप से इस विशाल बरगद वृक्ष का बायोमास गाजर घास के इन छोटे छोटे पौधों के बायोमास से बहुत अधिक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में मापा गया यही बायोमास इन समष्टियों का बायोमास घनत्व कहलाता है। इस प्रकार इनके बायोमास घनत्व हमें यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर इनके प्रभाव के बारे में अधिक सटीक जानकारी देते हैं। इसके साथ ही किसी क्षेत्र में पौधों का बायोमास उन विभिन्न संसाधनों के बारे में भी जानकारी देता है जिनका उपयोग उन पौधों द्वारा किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पोषक तत्व और पानी इत्यादि। इसका मतलब इस बगीचे में यह अकेला विशाल बरगद वृक्ष बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जबकि इसकी तुलना में गाजर घास के छोटे छोटे पौधे बहुत कम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र पर इस बरगद वृक्ष का प्रभाव गाजर घास के इन छोटे छोटे पौधों के प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बायोमास घनत्व जितना अधिक होगा, पारिस्थितिकी तंत्र पर उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि इस मामले में पौधों की संख्या गिनने की बजाय इनका बायोमास मापना कहीं अधिक सार्थक है।